नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं राहुल रामटेका आपके लिए डेली वीडियो बना रहा हूँ। आज इंडियन पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़े थे दोस्तों आर्टिकल 12 से 36 तक के, ये भाग 3 था। इसमें आर्टिकल 12 से 36 तक था दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। आगे बढ़ते दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका वर्गीकरण करो। तो क्या है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप कल्याणकारी है, जिससे संवैधानिक उपबंधों के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए कुछ निर्देशक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्रोत हमने मतलब कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इसका अर्थ होता है विद्वानों के अनुसार राज्य को सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण में जिन निर्देशों का पालन करना होता है उन्हें ही निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों। फिर है उद्देश्य इसके जन सामान्य को जीवन स्तर में सुधार लाना। सेकंड है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लोकहितों के अनुरूप पुनर्गठित करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, उद्देश्य में नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सहित समता मूलक समाज की स्थापना करना। और फोर्थ है शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करना। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कौन कौन से भाग देख लेते हैं हम। एक है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा है उदारवादी। समाजवादी मतलब लोकहित के कल्याण के लिए, गांधी मतलब गांधी से मिलते जुलते विचारों से संबंधित, और तीसरा है उदारवादी। तो इसमें देखते हैं पहले समाजवादी। प्रस्तावना में राज्य को समाजवादी बनाने का संकल्प पारित किया गया है, उसी अनुरूप राज्य नीति निर्माण के इन निर्देशन का पालन होगा। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद इसमें मैंने बताया था आपको दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है दोस्तों, 36 से लेकर के 51 तक। तो इसमें कुछ दोस्तों कुछ समाजवादी है, कुछ गांधीवादी है और कुछ उदारवादी है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समाजवादी देख लेते हैं पहले। समाजवादी में क्या है दोस्तों, पहला अनुच्छेद 39 का फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना। ये हो गया समाजवादी का फर्स्ट। सेकंड है समाजवादी का 39 का अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना। पहला क्या था दोस्तों 39 का फर्स्ट कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना। और 39 का ही फोर्थ क्या बोलता है दोस्तों कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 39 का ही 3 है में वर्णित है धन और उत्पादन के साधनों को अहितकारी संकेंद्रण से रोका जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कार्य पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अप्रभाव की दशाओं में नागरिकों की सहायता के लिए विशेष उपबंध करे। यह आर्टिकल नंबर 41 में कौन कौन सा है दोस्तों, एक 39A, 39 का फोर्थ और 39 का थर्ड, और एक है 41। ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है दोस्तों। ये थे समाजवादी और
इसके बाद पढ़ेंगे हम गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। कुछ नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी विचारों पर आधारित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला है ग्राम पंचायतों का गठन। यह अनुच्छेद नंबर 40 का ही प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, कि गांधी से मतलब ग्राम पंचायत के बनाने के बारे में गांधी जी ने बोला था, तो उसी को इसमें ऐड किया गया है। सेकंड दोस्तों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान, इसके भी गांधी से विचार मिलते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये तीन हो गए दोस्तों। कौन कौन से हो गए गांधीवादी? पहला है ग्राम पंचायत का गठन, ये अनुच्छेद 40। दूसरा है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 43। और अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 46। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 47। ये क्या कहता है कि जीवन स्तर, पोषण स्तर में सुधार लाना, मादक पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध। ये गांधी जी के विचारों से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है अनुच्छेद नंबर 47। और पांचवा है कृषि और पशुपालन व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का प्रावधान, अनुच्छेद 48 में दिया है। ये भी गांधी जी से मिलते जुलते विचार है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं स्थानों के संरक्षण संबंधी प्रावधान, ये दिया है आर्टिकल नंबर 49 पर। ठीक है दोस्तों, ये थे गांधीवादी विचार। और इसके बाद है उदारवादी लोकतंत्रात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया है? पहले में कि समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख दिया है अनुच्छेद 44। ठीक है दोस्तों। सेकंड है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान, कौन सा दिया है? आर्टिकल नंबर 45 में। फिर दिया है आर्टिकल नंबर 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का। ठीक है, ये दिया अनुच्छेद नंबर 50 में दोस्तों। और चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 51 में। ठीक है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये थे तीन। पहला था समाजवादी, दूसरा था गांधीवादी और तीसरा था उदारवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद नंबर 48A में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये थे उदारवादी। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि दोस्तों कि लोक कल्याण राज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ निर्देशक सिद्धांत ही अपर्याय है। यद्यपि इन सिद्धांतों का पालन न्यायालयीन रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये लोकतंत्र को संबल प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या क्या है? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताते हुए ग्लेडहिल ने कहा, मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व इसके विपरीत राज्य को क्या करने जाते हैं यह बताते हैं। इसमें पहला देखते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाते। सेकंड में है दोस्तों कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। थर्ड है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है और नीति निर्देशक तत्व से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। फोर्थ है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का नैतिक महत्व है। पांचवा है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल जब घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 352 में, तब यह स्थगित किया जा सकता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। जबकि
नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन न किया जाए तो वह स्थगित अवस्था में ही होते हैं। लास्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसको सीमित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। धन्यवाद।